केंद्र सरकार का बजट आ गया है नए वित्तीय वर्ष के लिए। तमाम उम्मीदें थी, कुछ उम्मीदों पर बजट खरा उतरा है, कुछ उम्मीदों पर पलीता लगा है। कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि इसमें न किसी का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, न किसी का बहुत ज्यादा नफा हुआ है। न्यूट्रल बजट कहा जाएगा। सबसे खास बात जो पहले ही मार्क कर दी जाए वो ये है कि बीते दिनों क्रिप्टो मार्केट जो है, जो ब्लॉकचेन के आधार ब्लॉकचेन पे चलने वाली करेंसी है, उसको लेकर के बड़ा बवाल मचा था। लगा था सरकार बैन कर देगी, क्या कर देगी, उसके चक्कर में नुकसान भी बहुत हुआ है। लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाएगा, ब्लॉकचेन पर आधारित करेंसी, जिसके बाद से शेयर मार्केट में तगड़ा उछाल देखने को मिला है। और उम्मीद जो लोग कर रहे हैं, कम से कम शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाने वाले लोग, कि इस बजट के बाद चीजें थोड़ा सा आसान होंगी। इसके अलावा भी बहुत कुछ है बजट में जो आपको जानना जरूरी है। इसमें राय नहीं है, केवल तथ्यों के आधार पर है। अच्छा बुरा आप अपने हिसाब से समझिए और बाकी विशेषज्ञों से समझिए। हम आपको फैक्ट बता देते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मेरा नाम लालमोहन कुमार हुआ और हनुमान में लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ। और मैंने जब से यहाँ ज्वाइन किया, लगभग ये पाँचवा महीना है। और मैंने कोविड से शुरू किया कि लॉकडाउन था, तो नाश्ता सुबह से जो शाम तक निकलते थे, बीच में कुछ मिलता नहीं था, तो नाश्ता भी लोग करा देते थे कि आप नाश्ता पहले कीजिए, उसके बाद कलेक्शन लीजिएगा। हनुमान जो लॉन्च किया था उस समय, उन्होंने बहुत ये किया कि नहीं, बहुत अच्छे समय पर आप लोग ये किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सबसे पहली बात है कि एनपीएस में अब 10% की जगह 14% केंद्र और राज्य सरकारें योगदान करेंगी। जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ा मुद्दा रहता है एनपीएस, और उसमें थोड़ा सा उनको फायदा मिला है। क्रिप्टो करेंसी की आय पर 30% टैक्स लगेगा। यह तब लगेगा जब सरकार उसको लीगलाइज कर देगी। लॉस पर भी टैक्स देना होगा, यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट से होने वाली तमाम आमदनियों पर 30% आपको टैक्स देना होगा। आरबीआई ब्लॉकचेन पर आधारित डिजिटल रूपी ये करेंसी होगी, इसका नाम होगा डिजिटल रूपी, उसको लॉन्च करेगी। इसके अलावा किसी भी तरह की एलटीसीजी पर 15% का टैक्स पहले की तरह ही लगता रहेगा। वर्चुअल डिजिटल पर संपत्ति के हस्तांतरण पर होने वाली आय, जो हमने आपको ऊपर ही बताया कि 30% का टैक्स लगेगा। कॉर्पोरेट टैक्स 18% से घटकर 15% हो गया है। कर्मचारी जो सरकारी होते हैं उनके पेंशन में टैक्स पर छूट मिलेगी। कॉर्पोरेट टैक्स पर सरचार्ज अब 7% होगा। स्टार्टअप को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव मिलेगा, मतलब जो स्टार्टअप्स होंगे उनको टैक्स में थोड़ी बहुत छूट मिलेगी। कृषि यूनिवर्सिटीज का विस्तार किया जाएगा। बीते कई वर्षों से लगातार इस चीज की मांग है कि जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, जो भारत में एक वक्त पर इस परिकल्पना के साथ शुरू किए गए थे कि जो खेती में करने वाले लोग हैं, जो परिवार हैं, उनके बच्चे अपना करियर उसमें बना सकें, तो उसके लिए विस्तार की बात की गई है। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। नदियों के किनारे वैसे ही उर्वरक जमीन मानी जाती है, जिसके बाद सरकार का फोकस है कि जो नदी के किनारे आने वाले खेत हैं वहां पर रसायन मुक्त खेती की जाए, प्राकृतिक चीजों के सहारे पर खेती की जाए और मार्केट में उसको पहुंचाया जाए। हर घर नल के जल के लिए 60,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा। पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों की पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में पहचान की जाएगी। 2022-23 में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकानों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया, उसको पूरा किया जाएगा। पीएम ई विद्या योजना के तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल का विस्तार किया जाएगा, यानी कि जो ऑनलाइन पढ़ाई वाला मामला आजकल पिछले 2-3 सालों में देखने को मिला है, उसको सरकार एक अलग स्तर पर लेके जाने की बात कर रही है, जिसके लिए 200 के तकरीबन टीवी चैनलों तक विस्तार किया जाएगा। अभी टीवीज पर कुछ कार्यक्रम आते हैं लेकिन वो उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे कोरोना का लॉकडाउन और तमाम चीजें हमने झेली हैं, उसके बाद ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो विस्तार, उसका मार्केट हुआ है और काफी ज्यादा उसमें पैसा खर्च हो रहा है। तो सरकार जिस तरीके से जमीन पर सरकारी स्कूलों के जरिए शिक्षा अच्छी मुहैया करवाने की कोशिश करती थी, हालांकि उसमें कितना सफल हुई कितना फेल ये सरकार को भी पता है, लेकिन सरकार अब टीवी चैनल के माध्यम से भी उसी तरह की ऑनलाइन पढ़ाई करने की तैयारी कर रही है। उम्मीद करते हैं कि सरकार सरकारी स्कूलों की तरह उनको बदहाली की तरफ ना लेकर के जाए। इसमें 1 से 12 साल तक के बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा मिल सकेगी। स्किलिंग प्रोग्राम को नया रूप दिया जाएगा। क्या कुछ होगा उसको लेकर के अभी बात नहीं की गई है। इसके अलावा युवाओं के स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए डिजिटल देश ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। मतलब कि जो युवा है, जिनके पास स्किल नहीं है उनको स्किल दी जाएगी, जिनके पास थोड़ी बहुत स्किल है उनको अपस्किल किया जाएगा, और जो लोग पहले कुछ चीजें जानते थे, जैसे आईटीआई कर चुके 5-8 साल पुराने हैं, बेरोजगार हैं, उनको रीस्किल करके एक तरीके से इस्तेमाल करने के लायक बनाया जाएगा।
एक साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनने की बात की गई है। हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने की बात की गई है। 8 नए रोपवे का निर्माण किया जाएगा। विदेश यात्रा में सुविधा के लिए 2022-23 में ई पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे। बड़े लंबे वक्त से मांग रही है कि पासपोर्ट की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए। तमाम लोगों को इसकी वजह से समस्या झेलनी पड़ती है, तो अब ये बात की गई है। इसके अलावा आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके कुल 5 लाख करोड़ रुपए का किया जाएगा। बैटरी स्वैपिंग नीति लाई जाएगी और इंटर ऑपरेशनल सर्विस तैयार की जाएगी। निजी क्षेत्र को एक सेवा के रूप में बैटरी और ऊर्जा के लिए टिकाऊ और नवोन्मेषी व्यवसाय मॉडल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें ईवी पारिस्थितिकी तंत्र में दक्षता में सुधार होगा। इसको लेकर के आगे अभी जब जैसे जैसे बातें और लोग करेंगे, विशेषज्ञ बातें करेंगे, चीजें साफ होती शुरू हो जाएंगी। जीवन और व्यवसाय करने में आसानी की सुविधा के लिए कहीं भी पंजीकरण के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण स्थापित किया जाएगा। यानी जो मजदूर वर्ग है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके कामकाज को, व्यवसायी जो है छोटे नए, उनके व्यवसाय को आसानी बनाने के लिए कहीं से भी वो लोग अब पंजीकरण करवा सकेंगे। इसके लिए काम की जाएगी। फसल का मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि सरकार किसानों को थोड़ा डिजिटल माध्यम से और सुविधाएं मुहैया करवाने की कोशिश करेगी। चल रहे बिलों को 75% 10 दिन में निपटाना होगा। भुगतान में देरी को कम करने के लिए मंत्रालयों द्वारा पेपरलेस ई बिल स्थापित किए जाएंगे। इसमें बड़ा घोटाला होता है और बड़ी समस्या कचड़मपंथी हो जाती है कि कागज नहीं मिल रहा है, पत्र नहीं मिल रहा है, तमाम समस्याएं होती हैं। पेपरलेस होने के बाद संभावना है कि चीजें आसान हो जाएंगी। 2022 तक गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा होगा। ये सरकार का 2025 तक जो लक्ष्य रखा गया है, ये शानदार है और उम्मीद करते हैं इसके बाद से चीजें और बेहतर होंगी। रक्षा क्षेत्र में 5.25 लाख करोड़ का बजट आवंटन किया जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का 68% मेक इन इंडिया के लिए निर्धारित है। इसका मतलब है कि सरकार मेक इन इंडिया को और ज्यादा बढ़ावा देगी। बीते दिनों हमने 26 जनवरी के कार्यक्रम में ड्रोन्स का एक शानदार कार्यक्रम देखा था, जो पूरा मेड इन इंडिया था। इसके अलावा भी रक्षा और तमाम क्षेत्रों में सरकार जो है वो तेजी के साथ मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रही है। थर्मल पावर प्लांट में 5 से 7% बायोमास पैलेट का सह फायर किया जाएगा, जिससे सालाना 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होगी। यानी कि पोल्यूशन कंट्रोल की दिशा में काम किया जाएगा। पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय पिछले वर्ष से 35.4% बढ़ करके 2022-23 में 7.50 लाख करोड़ हो गया है। अगले 3 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके अलावा सरकार का कहना है कि हमने कर प्रणाली को और सरल बनाया है। हम एक नया अपडेटेड रिटर्न पेश कर रहे हैं, जहां लोग आईटी रिटर्न दाखिल करने के लिए 2 साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। ये एक तरीके से टैक्स पेयर्स के लिए चीजों को आसान बनाने की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। 2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। सरकार का यह लक्ष्य है। भारतीय रेलवे छोटे किसानों और छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा, जिससे कि उनकी भी उसमें सहभागिता बढ़ सके। स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला में मदद के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद होगा। किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल योजना की शुरुआत होगी। जीरो बजट खेती और प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर आने वाले वर्षों में जोर दिया जाएगा। इस पर सरकार का लक्ष्य है। डिजिटल बैंकिंग को हर नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां शुरू की जाएंगी। बैंकिंग सेक्टर को लेकर के नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से इसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। उसी तमाम चीजों के बीच में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां शुरू करके सरकार की कोशिश है कि बैंकिंग को और आसान कराया जाए, लोगों को बैंकों से जोड़ा जाए और उसके लाभ उन तक पहुंचाए जाए। इसके अलावा 44,605 करोड़ रुपए के केन बेतवा लिंक का कार्यान्वयन किसानों और स्थानीय आबादी को सिंचाई, खेती और आजीविका की सुविधा प्रदान करने वाली 9 लाख हेक्टेयर से अधिक किसानों की भूमि की सिंचाई के लिए किया जाएगा। जिस तरीके से शारदा नहर प्रोजेक्ट था, उसी तरीके का एक और प्रोजेक्ट है जिन इलाकों में पानी नहीं पहुंचा है, केन बेतवा लिंक के जरिए वहां पर सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाएगा। वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा। जो लगातार बात होती रहती है कि 1 बीघा पर जो आपका सरप्लस लगा दिया जाता है कि उसके ऊपर नहीं खरीदा जाएगा। जैसे 1 बीघा पर फिलहाल अभी अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो 10 क्विंटल का है और किसान मांग करते रहते हैं कि उनकी जितनी पैदावार हो उस पूरे को खरीद लिया जाए। तो उसी दिशा में थोड़ा सा ही बढ़ाया गया कदम है।
आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी, यह सरकार का दावा है। हालांकि 3 साल पहले सरकार ने इसी तरह का दावा किया था कि 1 करोड़ नौकरियां हम टेक्सटाइल सेक्टर में लेकर के आएंगे। उसके बाद 3 साल बाद सरकार ने कह दिया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमारा नौकरी देने का कोई टारगेट ही नहीं होता है, हम नौकरी टारगेट बेस्ड देने का काम ही नहीं करते हैं। एक बार फिर से सरकार ने टारगेट बेस्ड नौकरी देने की बात कही है। देखने वाली बात होगी किस तरीके से आगे काम होगा। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड 1,40,986 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह जनवरी में मिला है। यह जीएसटी शुरू होने से लेकर के अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि भारत की विकास दर आने वाले वर्षों में 9.27% रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि यह विकास दर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। बाकी देखने वाली बात होगी किस तरीके से अर्थव्यवस्था में विकास होगा। तमाम सवाल अर्थव्यवस्था को लेकर के खड़े हो रहे हैं। ये तमाम वो बातें थी जो आपको जानना जरूरी था। आप समझिए, समझने की आप भी कोशिश करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर हम सरसरी निगाह से देखें तो बजट औसत है। खास जो लगा वो यही रहा कि ब्लॉकचेन पर आधारित डिजिटल रूपी लॉन्च करने की जो बात कही गई है, हजारों करोड़ रुपए का मार्केट बन चुका है क्रिप्टो और जो ब्लॉकचेन पर आधारित करेंसीज होती हैं उनका। और बीते दिनों तरह तरह की अफवाहें चलने के बाद बड़ा फ्लक्चुएशन हुआ था मार्केट में, बड़ा नुकसान हुआ था कि भारत सरकार जो है वो डिजिटल करेंसीज को बैन कर देगी। लेकिन अब सरकार का इस तरफ कदम बढ़ाना दिखाता है कि एक तरीके से जो नई जनरेशन है, नई आबादी है, उसको फोकस करके बजट पर काम किया जा रहा है और ये एक सकारात्मक खबर है। अब ये सुकून भरी खबर है। स्टॉक मार्केट में भी तगड़ा उछाल देखने को मिला है, जिसका मतलब है कि नई पीढ़ी के लिए कुछ अच्छे संकेत हैं। टैक्स पेयर्स को कोई छूट नहीं मिली है कि उनके में कुछ कमी बेसी नहीं की गई है। हर बजट से उम्मीद की जाती है कि टैक्स पेयर्स को थोड़ा बहुत टैक्स स्लैब में छूट मिलेगा, कुछ कम टैक्स उनको देना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अभी ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। बाकी बजट को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही साथ वीडियो को साझा करें और लोगों को बताएं कि इस वर्ष के बजट में उनके लिए क्या है। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।